गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मौर्य हिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आज हम लोग लोधी वंश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लोधी वंश 1451 में प्रारंभ हुआ तथा 1526 में समाप्त हुआ। लोधी वंश में 3 सुल्तानों ने शासन किया, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। लोधी वंश प्रथम अफगान वंश है। प्रथम अफगान वंश है। इसके जो शासक थे यानी जो सुल्तान थे वो अफगानी थे। तो आज हम लोग इसके संस्थापक बहलोल लोधी के बारे में जानेंगे। बहलोल लोधी 1451 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और 1489 में इसकी मृत्यु हो गई। यानी अगर इसके बारे में हम लोग देखें तो सर्वाधिक समय तक शासन किया है इसने। कितना? पूरे 38 इयर्स। इसके बारे में आप देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि पूरे सल्तनत काल में सबसे लंबा वंश कौन सा चला तो आप तुगलक वंश के बारे में बताएंगे, और सबसे कम वंश अगर कोई पूछे तो आप खिलजी वंश के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पूरे सल्तनत काल में ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने सर्वाधिक समय तक दिल्ली के शासन पर शासन किया, तो आप बहलोल लोधी के बारे में बताएंगे कि इसने पूरे 38 ईयर तक इसने शासन किया। आइए इसके परिवार के बारे में जान लें। इसके जो पितामह थे, पितामह मतलब दादा, पितामह का नाम था मलिक बहराम। ये इनके जो पितामह थे, इनके जो पिता थे, पिता का नाम था मलिक काला। इनके पिता मलिक काला थे और जो इनके चाचा थे उनका नाम था मलिक सुल्तान शाह। तो ये इनके परिवार के बारे में मैंने आपको बताया। जिस समय दिल्ली पर सैयद वंश का शासन चल रहा था उस समय बहलोल लोधी मुल्तान और लाहौर का सूबेदार हुआ करता था, वहां पर सूबेदारी करता था। सैयद वंश के शासक जिनका नाम था मोहम्मद शाह ने जब एक बार इनको अपनी आक्रमण के समय इनको याद किया था, यानी बहलोल लोधी ने जब मोहम्मद शाह की मदद की थी, तब मोहम्मद शाह ने बहलोल लोधी को अपना पुत्र कहकर संबोधित किया था। इसके बाद सैयद वंश के जो अंतिम शासक थे जिनका नाम था अलाउद्दीन आलम शाह 1447 में बदायूं चला गया था, और उस दौरान इसने अपना जो शासन था अपने पत्नी के 2 भाइयों में बांट दिया था, जिसमें एक का नाम था सहना ए शहर और एक का नाम था अमीर कोथे। और अलाउद्दीन आलम शाह का अपने वजीर हमीद खां से झगड़ा हो गया था, इस वजह से बदायूं चला गया था। ऐसी कंडीशन में अमीर कोथे ने सहना शहर की हत्या कर दी और जनता ने अमीर कोथे की हत्या कर दी, और इस प्रकार इन दोनों लोगों की हत्या हो गई और दिल्ली में अराजकता फैली थी। इसी का लाभ उठाकर बहलोल लोधी ने दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया, और अलाउद्दीन आलम शाह के जो वजीर थे हमीद खां की हत्या कर दी और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार बहलोल लोधी 1451 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और प्रथम अफगान वंश यानी लोधी वंश की स्थापना हुई। आगे इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि जैसे ही बहलोल लोधी गद्दी पर बैठा, इसके बाद क्या हुआ। ये जो अलाउद्दीन आलम शाह था, इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था बीबी राजी। इसकी पुत्री थी और इसका जो विवाह था उस समय जौनपुर एक क्षेत्र पड़ता था जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में स्वतंत्र हो गया था। तुगलक वंश के समय में स्वतंत्र हो गया था। इस समय यहाँ के जो राजा थे जिनका नाम था महमूद। बीबी राजी जो थी वो इनकी पत्नी थी। इसने क्या देखा कि जो बहलोल लोधी है इसने लोधी वंश पर अधिकार कर लिया है, तो इसने कहा ऐसे कैसे अधिकार कर लिया है, यहाँ पर तो हमारे पिता का शासन था, तो इस वजह से दिल्ली हमारी होनी चाहिए। इसलिए इसने महमूद को बहलोल लोधी के खिलाफ भड़काया और युद्ध करने के लिए प्रेरित किया।
महमूद जो था उसने एक बहुत बड़ी सेना तैयार की और अब बहलोल लोधी पर आक्रमण कर दिया। यह युद्ध 1451 में प्रारंभ हुआ और यह पानीपत के निकट एक क्षेत्र पड़ता है नरेला नामक स्थान पर यह युद्ध हुआ। प्रारंभ में जो जौनपुर की सेना थी, यानी जो सरकी सेना थी, ये सरकी सेना लोधी वंश पर बहुत भारी पड़ रही थी। लेकिन एक संयोग ये हुआ कि उस समय जौनपुर के यानी जो महमूद थे, इनका एक सेनापति था जिसका नाम था दरिया खां जो था वो अफगानी था और इसी का लाभ उठाकर बहलोल लोधी ने क्या किया, तुरंत ही दरिया खां से संपर्क किया और दरिया खां को इसने अपनी ओर मिला लिया। बहलोल लोधी ने दरिया खां को अपनी ओर मिला लिया और दरिया खां के मिलते ही जो सरकी सेना थी वो टूटने लगी और अंत में सरकी सेना की हार हो गई। इसके बाद बहलोल लोधी ने क्या किया, जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। दिल्ली में जो है जौनपुर को मिला लिया। बहलोल लोधी के बारे में कहा जाता है कि यह बहुत ही उदार और धर्म सहिष्णु राजा था। जब यह अपने सरदारों के साथ मिलता था, जब सरदारों के साथ ये मिलता था तो ये जमीन पर बैठता था, यानी सिंहासन पर नहीं बैठता था, जमीन पर बैठता था, यानी उनको बराबर की तरजीह देता था। इसके शासन में कुछ हिंदू सरदार भी थे, जैसे रायकरण, राय नरसिंह। तो इस प्रकार इसके दरबार में कुछ हिंदू सरदार भी थे और यह हिंदुओं को भी तरजीह देता था, उदार किस्म का राजा था। यही कारण है कि यह सभी को लेकर चलता था, इसीलिए इसका शासन लंबे समय तक चला, इसने लंबे समय तक शासन किया। इसके समय में एक पुस्तक लिखी गई है, उस पुस्तक का नाम है तारीखे दाऊदी एक पुस्तक लिखी गई है, जिसको एक लेखक हैं अब्दुल्ला, उन्होंने इस पुस्तक में बहलोल लोधी के बारे में लिखा है कि बहलोल लोधी बहुत ही उदार, दरिया दिल और सरदारों के साथ मिलनसार, मिलन जुलन वाला और हिंदुओं को भी तरजीह देने वाला एक बेहतरीन सुल्तान था। ऐसा तारीख दाऊदी में अब्दुल्ला ने लिखा है। बहलोल लोधी जो था सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला एक शासक था। इसके समय में एक सिक्के चले थे, जिन सिक्कों का नाम था बहलोली सिक्के। बहलोली सिक्के चलाने का श्रेय बहलोल लोधी को आ जाता है और कहा जाता है कि यह पूरे सल्तनत काल में लोधी वंश में पूरे समय तक ये सिक्के चले और अकबर के समय में जाकर ये सिक्के बदलेंगे, यानी बाबर और उसके बाद हुमायूं के समय में भी ये सिक्के चलेंगे। जब अकबर आएगा तो वह इन सिक्कों को बदलेगा और यानी इनके सिक्के के बदल कर वो जलाली सिक्के चलाएगा, चौकोर सिक्के। बहलोल लोधी के बारे में ये भी कहा जाता है कि बहलोल लोधी ने बहुत सारे आक्रमण किए, छोटे मोटे विद्रोह जो थे उनको दबाया, लेकिन एक विशेष अभियान था ग्वालियर का अभियान इसने 1489 में किया। 1489 में जब ये ग्वालियर अभियान करने गया तो वहीं पर एक क्षेत्र पड़ता है मिलावली। इसी मिलावली क्षेत्र में लू लगने से इसकी मृत्यु हो गई। तो ये इसका अंतिम अभियान था। बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद बहलोल लोधी के 9 पुत्र थे। इन 9 पुत्र में जो सबसे योग्य पुत्र था वो सिकंदर लोधी था, जिसका पहले नाम जो बचपन में नाम था इसका वो निजाम खां था। बचपन का नाम इसका निजाम खां था और बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद या दिल्ली की गद्दी पर सिकंदर लोधी के नाम से बैठा। सिकंदर लोधी को औरंगजेब का अग्रगामी भी कहा जाता है। यह बहुत ही कट्टरवादी राजा था। इसकी जो मां थी वो एक सुनार की पुत्री थी, जयबंद सुनार की पुत्री थी और यह बहुत ही कट्टर राजा था। पिता इसका बहलोल लोधी था, मां जयबंद सुनार की पुत्री थी। जब इसे गद्दी पर बैठा तो इसने कट्टरता का परिचय दिया और बहुत सारे मंदिरों को तोड़वा दिया। आइए देखें इसने क्या क्या कार्य किया था। इसने ताजिया पर प्रतिबंध लगा दिया था।
इसने स्त्रियों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध इसने लगा दिया था कि कोई भी स्त्री मजार पर नहीं जा सकती। इसने ताजिया पर प्रतिबंध लगा दिया। इसने मस्जिदों को शिक्षा केंद्र में बदल दिया। ये काम तो खैर इसने बहुत अच्छा किया, शिक्षा केंद्र में बदल दिया। मस्जिदों को इसने शिक्षा केंद्र में बदल दिया था। इसके अलावा इसने जो व्यापारिक प्रतिबंध थे, व्यापारिक प्रतिबंधों को इसने समाप्त कर दिया। और इसका जो सबसे अच्छा कार्य था वो ये था कि इसने खाद्यान्न कर को समाप्त कर दिया था कि सभी लोग भूखे ना रहे, खूब खाएं। और इसने व्यापार से प्रतिबंध समाप्त कर दिया, खाद्यान्न कर समाप्त कर दिया। तो ये इसके कुछ काम थे। अब पता नहीं क्यों ये इन सब चीजों से ताजिया है, स्त्रियों के मजार जाने पर है, इस पे क्यों चढ़ता है। कुल मिलाकर ये थोड़ा सा आधुनिक टाइप का विचार रखने वाला व्यक्ति था। ये दाढ़ी नहीं रखता था, दाढ़ी नहीं रखता था, थोड़ा सा दाढ़ी को एकदम क्लीन रखता था, हैंडसम टाइप का राजा था। इसने जो व्यापारिक मार्ग थे, कौन से व्यापारिक मार्ग, रेशम वाले, जिन मार्गों से रेशम का व्यापार होता था, तो जो रेशम के व्यापारिक मार्ग थे और राजस्थान के शासक इन लोगों पर नियंत्रण करने के लिए इसने 1504 में आगरा नगर की स्थापना की। आगरा नगर की स्थापना की। यहीं पर उसका जो सर्वश्रेष्ठ स्थापत्य है बादलगढ़ का किला, यहीं पर इसने बनवाया, बादलगढ़ का किला बनवाया था। और 1506 में इसने आगरा को राजधानी बना दिया, राजधानी घोषित किया। यानी तब से लेकर के अकबर जहांगीर के समय तक ये आगरा राजधानी रहेगी। यहां से लेकर के आगे जब मुगल काल आएगा तो वहां पर जहांगीर के समय तक ये आगरा राजधानी रहेगी। इसके अलावा सिकंदर लोधी विद्वान था, गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। गुलरुखी इसका एक शीर्षक था, कविताओं का उपनाम शीर्षक था। इस शीर्षक में वो क्या करता था, कविताएं लिखता था। इसने नगरकोट के मंदिर पर आक्रमण किया था, तो वहां से इसको बहुत सारी पुस्तकें मिली थी। उस पुस्तकों को ये ले आया था और उन पुस्तकों को इसने फारसी में अनुवाद कराया। इसकी एक पुस्तक है आयुर्वेदिक ग्रंथ, उसका नाम है फरहंगे सिकंदरी। फरहंगे सिकंदरी नाम से इसने पुस्तक लिखी थी जो आयुर्वेदिक ग्रंथ पर आधारित थी। इसके अलावा इसने एक पुस्तक लिखी थी लज्जत ए सिकंदरी। लज्जत एक सिकंदरी पुस्तक लिखी थी। ये उस समय सर्वश्रेष्ठ विद्या ज्ञान पर पुस्तक लिखी गई थी। सर्वश्रेष्ठ विद्या ज्ञान की बेहतरीन पुस्तक थी लज्जत ए सिकंदरी। और आयुर्वेदिक ग्रंथ फरहंगे सिकंदरी भी इसने लिखवाया था। सिकंदर लोधी ने एक पैमाना चलाया था भूमि की नाप का, जिसका नाम है गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी एक पैमाना चलवाया था जो 30 इंच का होता था। और ये गज ए सिकंदरी पैमाना बहुत फेमस है, कई बार कंपटीशन में पूछा भी गया है। गज ए सिकंदरी 30 इंच का पैमाना था। कहते हैं इसका जो गुप्तचर विभाग था वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ था। इतना सर्वश्रेष्ठ था कि इसको जनता की जितनी भी गतिविधियां थी
उस समय समय पर इसको मिल जाती थी, सूचनाएं मिलती थी, तो लोग कहते थे कि इसके महल में भूत प्रेत रहते हैं। भूत प्रेतों के माध्यम से इसको जानकारी मिलती है। ऐसा नहीं था, इसका जो गुप्तचर विभाग था वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ था। इस प्रकार सिकंदर लोधी 1517 में सिकंदर लोधी की मृत्यु हो गई। इसके बाद इसका पुत्र इब्राहिम लोधी गद्दी पर बैठा। सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद जो अफगानी सरदार थे उन्होंने साम्राज्य में गृह युद्ध न छिड़ जाए इसलिए साम्राज्य को दो भागों में विभाजित किया। एक भाग इसके पुत्र जलाल खां को दिया, यानी जलाल खां जौनपुर का सुल्तान बना, जौनपुर का सुल्तान बना। और इब्राहिम लोधी ये दिल्ली का सुल्तान बना। इब्राहिम लोधी ने अपने पिता सिकंदर लोधी की नीतियों का ही अनुसरण किया और कट्टरता के मार्ग पर आगे बढ़ा। हालांकि जो अफगानी सरदार थे वो इसके पक्ष में थे, लेकिन जो शक्तिशाली सरदार थे, शक्तिशाली सरदारों के दमन, उनके दमन का इसने सहारा लिया। ये जो शक्तिशाली सरदार थे उनका ये दमन करने लगा। इससे क्या हुआ कि यह सरदारों में अलोकप्रिय हो गया। इसके बाद इसने, जो इसका भाई था जलाल खां, इसकी इसने हत्या कर दी। हत्या करने के बाद एक ग्वालियर के राजा थे विक्रमजीत सिंह, इसने ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह पर आक्रमण किया और ग्वालियर को जीत लिया। इसके बाद इसने 1517 से 18 में एक युद्ध हुआ, खतौली का युद्ध। यह युद्ध बहुत ही फेमस युद्ध है। इस युद्ध में इसका युद्ध इब्राहिम लोधी विस राणा सांगा के बीच में। हालांकि इस युद्ध में इब्राहिम लोधी हार गया, लेकिन इस युद्ध में राणा सांगा को अपना एक हाथ गंवाना पड़ा। अपना बायां हाथ राणा सांगा का कट गया, बायां हाथ गंवाना पड़ा। तो यह युद्ध हारते हारते भी इब्राहिम लोधी यह युद्ध जीत गया। लेकिन इसके बाद इसने सरदारों की दमन की नीति अपनाई, जिससे इसके जो सरदार थे उसके पक्ष में विपक्ष में होते चले गए और यह अलोकप्रिय होता चला गया। इसी क्रम में एक पंजाब के सूबेदार थे, पंजाब के सूबेदार जिनका नाम था दौलत खां लोधी। दौलत खां लोधी जो इब्राहिम लोधी से बहुत ही रुष्ट था, इसका चाचा जिसका नाम था आलम खां लोधी और राणा सांगा, इन तीनों लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया। उस समय मध्य एशिया में एक सुपरस्टार, उभरता हुआ एक सितारा था, इसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। दौलत खां लोधी, आलम खां लोधी और राणा सांगा ने मिलकर बाबर को भारत पर आक्रमण का न्योता दिया। इस प्रकार 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, जिसको पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। कहा जाता है कि इस युद्ध में बाबर के पास एक बहुत बड़ी सेना थी और इब्राहिम लोधी के पास एक बहुत बड़ी सेना थी,
और जबकि बाबर के पास मात्र 12,000 सैनिकों की सेना थी। 21 अप्रैल को दोनों सेनाएं पानीपत के मैदान में आमने सामने आ गईं, लेकिन ना तो बाबर ने इब्राहिम लोधी पर आक्रमण किया, ना ही इब्राहिम लोधी ने बाबर पर आक्रमण किया, और 7 दिन तक दोनों सेनाएं आमने सामने पड़ी रही। अंत में 26 अप्रैल को प्रातःकाल 26 अप्रैल 1526 को प्रातःकाल बाबर ने आक्रमण किया। बाबर ने इब्राहिम लोधी की सेना पर आक्रमण किया। इब्राहिम लोधी की सेना बहुत बड़ी थी, जबकि बाबर की सेना बहुत छोटी थी, लेकिन बाबर की सेना सुसंगठित और सुसज्जित थी। बाबर ने अपनी सेना को 2 तरीके से सजाया, एक तुगलमा पद्धति और दूसरी एक पद्धति है रूमी पद्धति। तुगलमा पद्धति से इसने तोप लगाए और रूमी पद्धति से इसने सैनिकों को खड़ा किया। ये युद्ध करने की एक पद्धति होती है, तुगलमा पद्धति और रूमी पद्धति। इस पद्धति का बाबर ने प्रयोग किया और कहते हैं कि पानीपत का यह पहला ऐसा युद्ध था जिसमें पहली बार तोपों का प्रयोग हुआ था। तोपों का प्रयोग, हालांकि एक इसके पहले भी एक छोटा सा युद्ध है, बाबर के द्वारा ही युद्ध है। यह युद्ध आपका खतौली से पहले का युद्ध है, जिसमें वो पहली बार बारूद का प्रयोग करेगा, लेकिन तोपों की अगर बात आएगी तो पानीपत का प्रथम युद्ध है। इस युद्ध में जो ये तोप थे वो अकबर के 2 खास व्यक्ति थे, जिसका नाम था अली और एक का नाम था मुस्तफा। अली और मुस्तफा 2 इनके मुख्य तोपची थे जो तोप चलाते थे। 26 अप्रैल 1526 को बाबर की सेना में इब्राहिम लोधी की सेना पर आक्रमण किया और कहते हैं कि यह युद्ध मात्र आधे दिन के अंतर में समाप्त हो गया, यानी 1 बजते बजते बाबर ने इब्राहिम लोधी की सेना पर विजय प्राप्त कर ली और इब्राहिम लोधी युद्ध क्षेत्र में ही मारा गया। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया, यानी युद्ध क्षेत्र में ही इब्राहिम लोधी की मृत्यु हो गई और इसी के साथ दिल्ली की गद्दी पर बाबर का अधिकार हो गया और 1526 में बाबर ने दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना की। तो इस प्रकार लोधी वंश समाप्त हुआ, यानी जो प्रथम अफगान वंश है यह समाप्त हुआ। इसके बाद अभी 1540 में आप द्वितीय अफगान वंश यानी शेर शाह सूरी को पढ़ेंगे जो द्वितीय अफगान है। तो आप सभी लोगों से निवेदन कि नोट्स बनाते रहें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू।